चलो बाबू, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है। और जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड होगा उसमें सबसे पहले होगा हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब है कि P का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, दैट मीन्स कि P का वैल्यू हो गया जीरो। तो हम लोग उस P का वैल्यू जीरो के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड पर चलेंगे। थोड़ा सा हल्का फुल्का इंटीग्रेशन का यूज होगा, हल्का फुल्का 1-8%। ठीक है, हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन का एरिया बहुत ब्रॉड है, बट यहां पर हल्का फुल्का आपको मिलता है 1-8 फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम एक रिएक्शन ले लें जिस रिएक्शन में हम A से प्रोडक्ट बना रहे हैं। और बाबू हम A से प्रोडक्ट बना रहे हैं इस रिएक्शन में, तो A को हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, तो A को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे स्यूडो मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, जीरो है। और अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होते हुए भी कोई रिएक्टेंट है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कि वो स्यूडो मॉलिक्यूल है। क्योंकि अगर वो स्यूडो मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ही होता है। इसके ऊपर रिएक्शन का जो रेट है वो उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देखिएगा। तो जैसे सपोज कि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर जब टाइम हमारा जीरो है तो हम A का कंसंट्रेशन ले लेते हैं A0। ठीक है, और जब टाइम हमारा T है तो A का कंसंट्रेशन हम क्या ले लेते हैं, AT। ये टाइम जीरो, जीरो का मतलब कि रिएक्शन का भी शुरुआत नहीं हुआ है, मतलब ये 100% है। टाइम T, ये कौन सा टाइम है सर? ये कोई भी टाइम हो सकता है। ये कोई इंस्टेंट टाइम भी हो सकता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, या फाइनल टाइम भी हो सकता है कि रिएक्शन ओवरऑल कितने देर में कंप्लीट हो रहा है। समझ गया बात को ना? तो ये कुछ भी हो सकता है उस टाइप का। तो देखिए, ये हमारे पास टाइम जीरो है तो A का कंसंट्रेशन A0 है, टाइम T है तो A का कंसंट्रेशन AT है। अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। चलो जरा रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए। क्या होगा बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर P होगा ना। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू A का पावर P है, और हमको पता है कि P का वैल्यू हमारे पास कितना है, जीरो है। देखिएगा, चलिए सबसे पहले जरा A के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया जाए। जब A के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डेल्टा T लिखा जाएगा ना। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा X बाई डेल्टा T। अब X की जगह हमारे पास A है तो डेल्टा A बाई डेल्टा T इज इक्वल टू K इंटू A का पावर हम क्या ले लें, T। चलो अब T की जगह हम लोग कितना ले लें, जीरो। क्लियर है ना? किसी का पावर जीरो मतलब 1 हो गया। और यहां पर जो डेल्टा है इसको बाबू हम D से रिप्लेस कर देंगे, माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K इंटू 1। डेल्टा को D से रिप्लेस करने के पीछे का कारण है, कारण ये है, देखो डेल्टा जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है कैपिटल डेल्टा, एक होता है डेल, और एक होता है डी। जो कैपिटल डेल्टा है इसका प्रयोग मेजर डिफरेंस में किया जाता है। कहीं पर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, एकदम फाइनल माइनस इनिशियल पूरा हमको लेना है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग कैपिटल डेल्टा यूज करते हैं। कहीं पर बाबू माइनर डिफरेंस है, हल्का फुल्का डिफरेंस का बात हो रहा है, तो वहां पर हम लोग स्मॉल डेल्टा यूज करते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी तरह का डिफरेंस हो और हमको उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना हो, मतलब ओवरऑल उस डिफरेंशिएशन को मैथमेटिक्स के टर्म में लेना हो, तो ना हम लोग कैपिटल डेल्टा लेते हैं, ना हम लोग स्मॉल डेल्टा लेते हैं, बल्कि हम लोग उसके जगह क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, समझे बात को ना? तो एक्चुअल में हमको इंटीग्रेट करना है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म में हमको इसको लिखना पड़ेगा। तो हम ले लिए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, माइनस नहीं है, इक्वल होगा, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू, और ए का पावर जीरो क्या हो गया, 1। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझते चलिएगा, खूब बढ़िया से क्लियर होगा। इसके बाद अब जरा देखेंगे तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया सर माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं
माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी, या इस माइनस को उधर भेज सकते हैं तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के डी टी। चलेगा? क्लियर है यहां तक? एकदम स्टेप वाइज समझते चलना है, थोड़ा मैथ्स है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतना मैथ्स बायो वाले बच्चों को ही आता है। ठीक है, देखिए, और नहीं आता है तो अलग से आपको हम समझाएंगे, कभी समय ले लीजिएगा हमसे। डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, क्योंकि इतना मैथ्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जानना ही पड़ेगा, फिजिक्स के लिए जानना ही पड़ेगा। अब इसको जरा इंटीग्रेट कर दो बाबू, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस के बाहर रह जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है। अब इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो यहां पर लिमिट ले लेते हैं ए जीरो से ए टी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और यहां पर लोअर लिमिट जीरो हो गया और अपर लिमिट क्या हो गया टी, क्योंकि हम लोग जीरो से टी तक ले रहे हैं तो ए जीरो से ए टी तक हो गया हमारा। समझ गया बात को? अब इंटीग्रेशन हटाते हैं, इंटीग्रेशन हटाएंगे बाबू तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का हो जाएगा मोड ए, और यहां पर हमारे पास हो गया ए जीरो, और यहां हमारे पास क्या हो गया ए टी, इज इक्वल टू माइनस के, थोड़ा इक्वल टू को अच्छा से लिखिए सर, हाँ, इज इक्वल टू माइनस के, और डी टी का इंटीग्रेशन हम ले लिए मॉड ऑफ टी, और जीरो से क्या हो गया टी। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो। अब मॉड ऑफ ए टी बाई ए जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें यहां पर हम, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए टी माइनस ए जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस जीरो। क्लियर है? देखते चलिएगा, बिल्कुल स्टेप वाइज समझते चलिएगा। अब ए टी माइनस ए जीरो, ए टी माइनस ए जीरो इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया माइनस के टी, माइनस के टी माइनस जीरो टी, तो माइनस के टी। क्लियर है? थोड़ा सा हम इसको ए जीरो माइनस ए टी करना चाहते हैं तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसके पहले वाले बैच में भी हम समझा रहे थे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम इसको स्टेप वाइज कर देते हैं। तो मान लो कि हम ए टी लिखते हैं बाबू, तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू हो जाएगा के टी प्लस ए जीरो, होगा ना। और अब यहां से हम के टी निकाल लें तो के टी इधर आया तो प्लस हो गया, और उधर ए जीरो, ए टी इधर गया तो हमारा माइनस हो गया, तो के टी इक्वल टू हो गया ए जीरो माइनस ए टी। अब यहां से हम के भी निकाल सकते हैं और यहां से हम टी भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलो रिएक्शन का टाइम निकाल ले, तो टी इक्वल टू हो गया ए जीरो माइनस ए टी बाई के, और रेट कांस्टेंट के भी निकाल सकते हैं यहां से, तो के इक्वल टू हो गया ए जीरो माइनस ए टी बाई टी। समझ गए? क्लियर है? तो बिल्कुल आराम से बढ़िया से हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यहां से निकाल लिए। यही है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब यहां के बाद थोड़ा सा हमको और आगे बढ़ना होता है, और वो थोड़ा सा और आगे क्या बढ़ना होता है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना होता है रिएक्शन हाफ लाइफ, रिएक्शन हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको हाफ लाइफ देखना है, थोड़ा देख लो उधर उतना दूर कवर हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, क्लियर हो जाएगा। तो हमको बाबू हाफ लाइफ देखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। सर हाफ लाइफ का मतलब क्या है? देखो एक बात समझना जरा, हमको एक सवाल का जवाब देना। तो कौन से सवाल का जवाब? तो सपोज कि कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन आधे घंटे में आधा होता है, तो पूरा कितने देर में होगा? 1 घंटे में। बोल दिए? ठीक है। कोई रिएक्शन 1 घंटा में पूरा होता है तो आधा कितना देर में होगा? आधा घंटा में। बोल दिए ना? चलो अच्छा किया, ठीक है, नहीं बोलना था। कोई रिएक्शन आधा घंटा में आधा होता है तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो 1 घंटा में पूरा होगा। गारंटी क्या? होगा ही नहीं। और कोई रिएक्शन अगर 1 घंटा में पूरा हो रहा, इसका मतलब कि वो आधा घंटा में आधा हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है सर? थोड़ा कंसेप्ट फॉलो कीजिए आप। ठीक है, थोड़ा बाबू सटा दो, दरवाजा खुल रह गया। थोड़ा अगर आप कंसेप्ट फॉलो कीजिए तो आप एक बात आपके माइंड में आना चाहिए। थोड़ा हम इधर साइड में लिखते हैं, ऐसे ही, इसको लिखना नहीं है आपको, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है
जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोलो जरा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसका ये मतलब है कि जो रिएक्शन का स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सीधा सीधा बात है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्शन का स्पीड, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, रिएक्टेंट का क्वांटिटी, उसका मात्रा। तो एक बात हमको बताइए कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा तो बाबू रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन तो घटता जाएगा ना, वो कंसंट्रेशन तो कम होता जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो रिएक्शन का रेट भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो क्या जिस स्पीड से रिएक्शन शुरू हुआ था उसी स्पीड पर रिएक्शन खत्म होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन पहले से स्लो होता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का क्वांटिटी डिक्रीज होते जा रहा, रिएक्टेंट का क्वांटिटी कम होते जा रहा। समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं ना, अरे पक्का ना। तो रिएक्टेंट का क्वांटिटी जैसे जैसे कम होते जा रहा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो जिस स्पीड से रिएक्शन शुरू हुआ था, क्या हर समय, मान लो कि कोई 1 घंटे का रिएक्शन है, हम हर 10 मिनट पर उसका रेट निकालते हैं, तो क्या हर 10 मिनट पर उसका रेट एक ही जैसा आएगा, नहीं आएगा। शुरुआत का रेट उसका फास्ट होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा उसका रेट क्या होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। समझे बात को, क्लियर हुआ। तो बाबू जो रिएक्शन का स्पीड है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से अगर कोई रिएक्शन 1 घंटे में पूरा हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो आधे घंटे में आधा हुआ होगा, वो आधे घंटे से पहले आधा हो गया होगा। अगर कोई रिएक्शन आधे घंटे में आधा हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अगला आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो आधे घंटे में आधा होते होते, वो स्लो होते होते वहां तक पहुंचा है। अगले आधे घंटे में वो पहले से भी क्या होगा, स्लो होगा। तो हो सकता है कि आधे घंटे में रिएक्शन आधा हो गया और बाकी का आधा घंटा कंप्लीट होने में उसको 50 मिनट लग गया, 60 मिनट लग गया, 90 मिनट लग गया। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कंसेप्ट बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है हमारा क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। समझे बात को ना। तो हम लोग को यहां पर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना है। मतलब सर हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। हाफ लाइफ का मतलब होता है रिएक्शन का आधा समय, ठीक है। हाँ, रिएक्शन की अधूरी कहानी, ठीक, हाँ, हमारी अधूरी कहानी नहीं, रिएक्शन की अधूरी कहानी। अधूरी कहानी मतलब सर ये वो कंडीशन होगा जिस कंडीशन पर रिएक्टेंट का क्वांटिटी पूरी तरह से हाफ हो जाएगा। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है तो हम वो समय निकालना चाहते हैं जिस समय पर कंसंट्रेशन A0/2 हो। समझे बात को। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100% है तो हाफ लाइफ का मतलब हो गया कि हम वो समय निकालना चाहते हैं जिस समय पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पूरी तरह से कितना हो, 50% हो। समझ रहे हैं बात को ना। तो 50% रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट होगा, इसी को बोला जाता है रिएक्शन का हाफ लाइफ। समझे, क्लियर है। इसको रिएक्शन हाफ लाइफ के साथ साथ कहीं कहीं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा भी लिखा जा सकता है, वो हम लिखवा देंगे आपको। तो चलिए जरा देखा जाए कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कितने देर में आधा कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं कितने देर में आधा कंप्लीट होता है। कहने का ये मतलब है बाबू कि हम टी का वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, तो टी का वैल्यू हम लेना चाहते हैं टी हाफ। T/2 नहीं, ध्यान रखना, T/2 कर दोगे तो फिर तो वही बात हो गया कि पूरा टाइम अगर 60 मिनट है तो आधा टाइम 30 मिनट हो गया। तो ये गलती हमको नहीं करना है, हमको वही तो निकालना है कि कितना देर में रिएक्शन हमारा आधा कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब हम टी के जगह टी हाफ लेंगे और यहाँ जो ए टी लिए है ना, यहाँ ए टी नहीं लेंगे क्योंकि टी के जगह हमारा हर जगह क्या आ गया, टी हाफ। तो टी हाफ कितना है ये फिक्स नहीं है, ध्यान से सुनना। टी हाफ कितना है ये फिक्स नहीं है, लेकिन एटी कितना है ये फिक्स है। कैसे सर, क्योंकि टी हाफ हम उस कंडीशन को बोल रहे हैं जब रिएक्टेंट का क्वांटिटी पूरी तरह से क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन रिएक्टेंट हमको कितना लेना है इसके जगह पर, A0/2। यहां पर हाफ मत लीजिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100% है, 100% ही रहेगा। 100 से हाफ पहुंचने में कितना समय लग रहा है ये ना हमको निकालना है। तो A0 की जगह तो A0 ही रहेगा,
लेकिन बाबू ए टी की जगह क्या हो जाएगा, ए 0/2। ध्यान देना, बहुत बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है और वो ए 0 के जगह ही ए 0/2 ले लेता है। अरे कैसे, मान लो कि अगर ये टाइम 10 मिनट है तो तुम 100% और 10 मिनट के बीच का निकाल रहे हो, ठीक है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि टाइम हमारा टी हाफ है, तो टी हाफ पर हमको कंसंट्रेशन एग्जैक्टली कितना लेना है, ए 0/2। तो ए 0/2 यहां लेंगे तब तो रिएक्शन हम डायरेक्ट आधा ले लिए ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 का 100 ही रहेगा। लेकिन यहां जो 10 मिनट की जगह हम बात कर रहे थे, वहां हमको कितना लेना है, पूरा का पूरा आधा लेना है। तो ए टी की जगह क्या हो जाएगा, ए 0/2। ए 0 की जगह ए 0 ही रहेगा। 100 से 50% के बीच का समय हमको निकालना है, समझे बात को ना। तो 100 तो 100 ही रहेगा, लेकिन यहां पर 80 नहीं होगा, बल्कि यहां कितना हो जाएगा 50%। तो 50%, 100 का 50% कितना, ए 0 है 100, तो 50% क्या हो गया, ए 0/2। तो आपको ए टी की जगह लेना है ए 0/2। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप यहां पर लगा दें ए टी हाफ, ठीक है। और अब ध्यान से आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आपके पास के है, के क्यों है, आपके पास टी है, यहां से लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। टी इक्वल टू ए 0 माइनस ए टी बाई के। क्लियर है, चलेगा। अब नीचे हम लिख नहीं पाएंगे, हम ऊपर आते हैं यहां पर, और उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। हम आज थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है, बट दिख तो रहा है ना, ठीक है। देखो टी की जगह हम क्या लिखेंगे बाबू, टी हाफ लिखते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू ए 0 की जगह ए 0 ही रहेगा, और एटी, एटी की जगह भी हम क्या लिख देते हैं एक बार, ए टी हाफ बाई के। चलेगा, क्लियर है। 100% रिएक्टेंट से टी हाफ पर कितना रिएक्टेंट होगा वो निकालना है। देखो टी हाफ इज इक्वल टू ए 0, तो ए 0 रह गया, और ए टी हाफ पर हमारा कंसंट्रेशन कितना हो गया, ए 0/2, और बाई हम नीचे ले लिए के। समझ गए, क्लियर है, सिंपल सी बात है। ए 0 माइनस ए 0/2 क्या हो गया, ए 0/2 हो गया ना, मतलब ओवरऑल हमारा आ गया ए 0/2 के। क्लियर है, समझ गए बात को। ए 0 माइनस ए 0/2, अरे 1 माइनस 1/2 इज 1/2, सिंपल सी बात है। तो ए 0 माइनस ए 0/2 इज ए 0/2। तो टी हाफ इक्वल टू फॉर्मूला मिल गया हमको क्या, ए 0/2 के। समझ गए, क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अगर हमको रेट कांस्टेंट पता हो तो ए 0/2 कैसे हम आराम से हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा, और क्या, के का वैल्यू हमको दिया हुआ है, निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। कोई दिक्कत, सबको क्लियर है ना ये अच्छे से, ठीक है। नोट कीजिए, समझ समझ के नोट कीजिए। अब हाँ, एक दो बच्चा लोग का पूछना है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनको यहां पर क्लियर नहीं हुआ, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको स्टेप वाइज समझना है तो हम समझाते हैं। देखो बाबू ध्यान देना, ए 0 माइनस ए 0/2 है ना, ले लो ए 0 कॉमन, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 बाई के, होगा ना। 1 माइनस 1/2 मतलब क्या, 1/2, अरे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस हाफ को 1/2, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए 0 इंटू 1/2 बाई के, मतलब ए 0/2, ए 0/2, और नीचे में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, के, इधर रख देते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ समझे ना, क्लियर है।